हेलो, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हाउस एजुकेशन। और हम जानेंगे आज कि व्हाट इज़ रेसिडेंस, रेसिडेंस होते क्या है, हु इज़ द रेसिडेंट, रेसिडेंट कौन होते हैं और कौन बन सकते हैं, एंड हाउ देयर इनकम इज़ टैक्सेबल, और उनका इनकम किस प्रकार से टैक्सेबल होता है। तो जुड़े रहिए हमसे, यहाँ आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर बिगिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते क्यों हैं। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं मिस्टर एक्स एक यूएसए के रेसिडेंट है और वो भारत आए, जो कि एक टीचर है, मैथ्स टीचर है। 1 महीने के वीज़ा पे भारत आते हैं टूर के लिए, भारत घूमने के लिए। किसी कारणवश 1 महीने के भीतर ही, मान लो 15 दिन या 20 दिन के भीतर उनका पैसा ख़त्म हो जाता है किसी कारणवश। मान लो चोरी हो गया, या फिर मान लो ओवर एक्सपेंसेस, मान लीजिए ओवर एक्सपेंसेस हो गया। तो फिर उस टाइम उन्होंने, मान लो कि आप मान लो कि उन्होंने नॉलेज हाउस एजुकेशन को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की। तो नॉलेज हाउस एजुकेशन ने उन्हें कुछ पैसे दिए कि वो, ताकि वो घर अपने वापस जा सके। तो हमें ये जानना है, हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि वो जो पैसे नॉलेज हाउस एजुकेशन ने उन्हें उस यूएसए के रेसिडेंट को दिया, तो क्या वो जो पैसे उनको दिए गए, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेगी या नहीं लेगी। आज हम इसी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं बेसिक कंसेप्ट पे। Total income of the SSC cannot be determined without knowing his residential status. Scope of total income is based on residential status. If any person become non-resident, then only Indian income is taxable for that person. Residential status shall be determined for every person for each previous year independently. देखिए, किसी भी व्यक्ति का टोटल इनकम डिटरमाइन करने के लिए उसके रेसिडेंशियल स्टेटस को जानना बहुत ज़रूरी है। बिना रेसिडेंशियल स्टेटस को जाने हम किसी के इनकम को डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट है तो उसका इनकम, जो कि इंडियन इनकम है, वही इंडिया में टैक्सेबल होगा। अब इंडियन इनकम क्या है, ये क्वेश्चन आता है। इंडियन इनकम वो इनकम है जो कि रिसीव हुआ हो इंडिया में, इनकम जो कि रिसीव हुआ हो इंडिया में या अक्रू हुआ है इंडिया में। रिसीव हुआ है इंडिया में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिसीव हुआ है इंडिया में या फिर अक्रू हुआ है इंडिया में, उसको हम इंडियन इनकम कहेंगे। तो ये जानने के लिए कि उसका कितना इनकम इंडिया में टैक्स होगा, हम लोगों को रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे अब देखते हैं कि इसमें कौन सा कंडीशंस फुलफिल करने पर रेजिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट माना जाएगा किसी व्यक्ति को या फिर नहीं। किसी भी पर्सन का रेसिडेंट है या नहीं है, कोई भी पर्सन रेसिडेंट है या नहीं है, इसे जानने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होते हैं। उन दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई करने पर हम मानते हैं कि वो पर्सन रेसिडेंट है इन इंडिया। सबसे पहला कंडीशन ये है कि वो अगर 182 डेज, यानी 182 डेज मतलब 182 दिन, अगर वो या फिर उससे ज़्यादा अगर वो भारत में है इन प्रीवियस ईयर, तब उसे मानेंगे कि वो रेसिडेंट है। या फिर दूसरा ये कंडीशन है कि अगर वो 60 दिन, प्रीवियस ईयर में 60 दिन या फिर उससे ज़्यादा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज़्यादा अगर वो इंडिया में रहता है, और प्लस उसके साथ साथ एक और कंडीशन है इसी कंडीशन के साथ कि प्रीवियस 4 ईयर में, यानी इस साल वो 60 दिन रहेगा और इसके पीछे के 4 साल में वो 365 डेज इन इंडिया होगा। तभी इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा इंडिया में। फिर इसमें आगे हम पढ़ेंगे, कुछ एक्सेप्शंस है वो हम आगे देखते हैं। आइए हम आगे चलते हैं उसके आगे। देखिए एक्सेप्शंस ये है, ये 3 एक्सेप्शंस हमारे सामने हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई भी an Indian citizen who leaves India in previous year for the employment outside India. दूसरा, Indian citizen who leaves India in previous year as a member of cruise ship. अब फिर तीसरा कंडीशन ये है कि a person of Indian origin who comes India to visit.
इन 3 कंडीशंस में हम हमेशा, याद रखिएगा, हम हमेशा इन 3 कंडीशंस में जो पहला बेसिक कंडीशन था उसके हिसाब से चलेंगे, बस उसको हम मानेंगे, वो कंपल्सरली हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड वाला जो कंडीशन था उसमें, वो हम लोगों को बेसिक कंडीशन में जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था वो हमें फॉलो नहीं करना। हमें सिर्फ इन 3 कंडीशन में सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही बेसिक कंडीशन का फुलफिल करना है, तभी हम मानेंगे कि वो रेसिडेंट है। क्योंकि यहाँ पे बात ये है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है, मान लीजिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं एक कोई भी इंडियन सिटीजन है, मान लेते हैं एक अभिषेक इंडियन सिटीजन है। अब अभिषेक का जॉब लग गया है यूएस में उसका जॉब लगने के कारण वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है। तो अगर वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है तो वो तो पहले से ही इंडियन सिटीजन है, और ऑब्वियस सा बात है कि वो 4 साल, पीछे के 4 साल वो इंडिया में ही गुजारा होगा। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली वो सेकेंड वाला पॉइंट वो ऑटोमेटिकली वो पहले से ही फुलफिल कर दिया है। तो वो तो पहले से फुलफिल कर दिया, तो वो तो पहले से रेसिडेंट है ही, बट इसलिए उसको एक्सक्लूड कर दिया गया वो बेसिक कंडीशन को, क्योंकि वो पहले से फुलफिल कर ही रहा है, इसलिए वो फर्स्ट वाला कंडीशन ही कंपल्सरीली फॉलो करेगा। अगर वो सेटिस्फाई करता है तभी वो रेसिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज इन 3 कंडीशन में किसी में भी वो रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। अब जब भी रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग निकालते हैं, कोई भी पर्सन, अब हम जान चुके हैं कि ये रेसिडेंट है, कोई पर्सन रेसिडेंट है या नहीं है, हम क्लासिफाई कर चुके हैं उसको, उस पर्सन को, कि वो रेसिडेंट है या नहीं। अब रेसिडेंट है या नहीं क्लासिफाई करने के बाद अगर वो रेसिडेंट है तो हम उसे फर्दर क्लासिफाई करेंगे। इस हिसाब से करेंगे कि हम उसे फर्दर क्लासिफाई इस हिसाब से करेंगे कि वो नॉर्मल रेसिडेंट है या फिर नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, बस यही हम करेंगे। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि वो पर्सन को क्लासिफाई किया कि वो रेसिडेंट है या नहीं, फिर उसके बाद अगर रेसिडेंट है तो वो क्या नॉर्मल रेसिडेंट है, ये हमें क्लासिफाई करना है। नॉर्मल रेसिडेंट क्लासिफाई करने के लिए हमें कंपलसरी दोनों कंडीशन जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, वो दोनों कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे एंड, याद रखिएगा, ये जो लिखा हुआ है दो सेंटेंस जो हम सामने अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ही और सी इज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 2 previous year or more in last 10 previous year and this word is very important। एंड हमने बेसिक कंडीशंस में वहाँ पे और देखा था, लेकिन यहाँ पे एंड है। इसका मतलब यहाँ पे एंड है, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। वहाँ पे बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ हमें एक ही, उन दोनों में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना था, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों करना पड़ेगा। दोनों कंडीशन है क्या? दोनों कंडीशन ये है कि वो कोई भी व्यक्ति इंडिया में 10 में से 2 प्रीवियस ईयर रेसिडेंट रह चुका है। 10 में से 2, आई रिपीट, 10 में से 2 प्रीवियस ईयर वो इंडिया में रेसिडेंट रह चुका है, और वो इंडिया में 730 दिन रह चुका है इन 7 प्रीवियस ईयर, लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, सॉरी, लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में वो 730 डेज रह चुका है इन इंडिया, तब हम उसे नॉर्मल रेसिडेंट का दर्जा देंगे। और याद रखें कि हमेशा नॉर्मल रेसिडेंट का टोटल इनकम, मतलब इनकम कहीं से भी अराइज हो, टैक्सेबल इंडिया में होगा। ये बात याद रखिएगा कि इनकम कहीं भी अराइज हो, टैक्सेबल इंडिया में होगा। किसका? नॉर्मल रेसिडेंट का। ये हमेशा याद आपको रखना है कि नॉर्मल रेसिडेंट का हमेशा टैक्सेबल इन इंडिया। देखिए यहाँ पे हम एक पाई चार्ट से समझते हैं। पहले हम किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए उसको क्लासिफाई किए कि वो रेसिडेंट है या नहीं है। फिर अगर रेसिडेंट नहीं है तो उसको वहीं पे बात ख़त्म हो गई, और अगर रेसिडेंट है तो फिर हम उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे और चेक करेंगे कि वो नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्या आप किस पॉइंट पे आप हिचक रहे हैं या किस पॉइंट पे आप गड़बड़ा रहे हैं। जिस भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बेहिचक। अब
रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, HUF यहाँ क्वेश्चन आता है। रेसिडेंशियल स्टेटस तो हमने पढ़ा कि रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम को कंप्यूट करने के लिए, इनकम को डिटरमाइन करने के लिए हम निकालते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ HUF, HUF क्या है। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब बहुत सारा घर होता है जो जॉइंट फैमिली चलता है। जॉइंट फैमिली में एक कर्ता होता है और कर्ता एक होता है और बाकी उसके मेंबर्स होते हैं, घर के HUF के मेंबर्स होते हैं। तो उसको हम लोग जो जॉइंट फैमिली होता है उसी को HUF कहते हैं। अब HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो HUF का मैनेजमेंट और कंट्रोल है, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, उसका जो कंट्रोल और अफेयर्स मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का जो अफेयर्स है वो होली और पार्सली इंडिया में है या फिर बाहर है। अगर होली और पार्सली लोकेटेड इन इंडिया है तो उसको हम रेसिडेंट कहेंगे। अगर वो होली और पार्सली लोकेटेड इंडिया में है तो हम उसे रेसिडेंट कहेंगे। आई रिपीट, अगर होली और पार्शियली कंट्रोल एंड मैनेज हो रहा है इंडिया से तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट होगा वो HUF। और हम ये एक और चीज़ इसमें जानते हैं कि HUF जो होता है उसका भी नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं है वो भी हम क्लासीफाई करते हैं, फर्दर क्लासीफाई करते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद। तो जब भी कर्ता ऑफ HUF जो हम बेसिक कंडीशन के बाद पढ़े थे इंडिविजुअल के केस में, यानी कि एडिशनल कंडीशन, वही कंडीशन अगर कर्ता फुलफिल करता है तो हम मानेंगे कि वो नॉर्मल रेसिडेंट है इंडिया में। नॉर्मल रेसिडेंट जब भी HUF होगा इंडिया में तो हम मानेंगे कि उसका ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया, मतलब कि वो कहीं भी कमाएगा टैक्स इंडिया में पे करेगा। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।